अब भाई पर्सनल एरर है ना, हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, पर्सनल एरर, एक्सटर्नल काज, लास्ट लिस्ट काउंट एरर, ये सारे सिस्टमेटिक एरर के पार्ट है भाई। ठीक है, हमने बात की थी सिस्टमेटिक एरर क्या होता है कि सिस्टमेटिक एरर वो एरर होगा जिसका हमें कारण का पता है ना, कारण का पता है, और ये जो एरर होगा वो एक डायरेक्शन होगा, या तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा आई या फिर कम ही आई, ये नहीं है कि कभी ज्यादा आ रही कभी कम आ रही है, कभी कुछ आ रही है कभी कुछ, या तो मतलब, और इसका हमें कारण पता है ना, तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में पढ़ा था बेटा हमने कि ये जो एरर होगा सिस्टमेटिक एरर में, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है उसका मतलब है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें खराबी है ना, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जो आप मापने के लिए मेजरमेंट के लिए जो सहारा ले रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, उसमें गड़बड़ है, तो वो जो एरर होगा उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। मैंने बताया था जैसे कि स्केल है, स्केल का अगर कुछ एक पार्ट है ना, कुछ एक पार्ट है वो नीचे का घिस गया है, टूट गया है, पुराना हो गया है, तो उस वजह से जो गड़बड़ आएगी, जो एरर आएगी, उसको हम क्या कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। या फिर आपका कोई बैलेंस है, कोई तराजू है, उसमें गिरने से उसमें कोई बंक आ गया हो, तो वो भी क्या होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर अराइज होता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर। चलो ठीक है, दूसरा था इंपरफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इंपरफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का मतलब बेटा कि आपको मापना ही नहीं आ रहा, आपका इंस्ट्रूमेंट सही है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो स्केल है, जो बैलेंस है, वो सब ठीक है, लेकिन आपको मापना नहीं आ रहा, तो आपकी आपकी गलती है ना, तो उसको हम बोलते हैं इंपरफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मतलब आपको यही नहीं पता कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो मेजरिंग करनी है वो कैसी करनी है, तो उसमें उसको हम बोलते हैं इंपरफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। जैसे कि देखा होगा, अगर आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट करना है, मेजर करना है, या कोई डॉक्टर है जब वो किसी पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर नोट करता है, मेजर करता है, तो थर्मामीटर का यूज होता है। और थर्मामीटर कई लोग होते हैं जो आर्मपिट में लगा लेते हैं थर्मामीटर, है ना, यहाँ पर थर्मामीटर लगाकर और उसका टेम्परेचर देखते हैं, तो जो मरकरी का जो लेवल इंक्रीज होगा उससे अंदाजा लगाया जाता है कि उतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन उसका जो सही वे है टेम्परेचर मापने का, किसी बॉडी का टेम्परेचर मापना है, तो हम क्या करते हैं टंग के नीचे रखते हैं, है ना। अब अगर आपने आर्मपिट के अंदर मतलब इधर बगल में अगर थर्मामीटर लगाया है, तो जो टेम्परेचर वो देगा, जो रीडिंग देगा, वो हमेशा आपके बॉडी टेम्परेचर से क्या होगी, कम होगी। तो उसका मतलब क्या है, आपको मापने का मेथड ही नहीं पता, है ना, आपको मेथड गलत था मापने का, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा इंपरफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ओके, पर्सनल एरर का मतलब क्या है, मैंने बताया था पर्सनल एरर मतलब आपको पता भी है कैसे मापना है, सब कुछ पता है, आपका इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको जैसे कि मैंने बताया था, आप ऊपर से रीडिंग ले रहे हो, नीचे से रीडिंग ले रहे हो, है ना, तो वो हो जाता है पर्सनल एरर। ठीक, पर्सनल एरर ये होता है। एक्सटर्नल काज क्या होता है, देखो एक्सटर्नल काज मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट भी सही है, आप माप भी सही रहे हो, लेकिन बाहर से जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसका इफेक्ट होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे कि मान लीजिए अगर आपने सुना भी होगा कि अगर कोई बॉडी है उसका उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है ना, अगर टेम्परेचर हाई हो गई तो उसकी लेंथ एक्सपेंड हो जाती है ना, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है ना, तो उसके कारण जो चेंजमेंट आते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू विंड वेलोसिटी, है ना, हवा के कारण भी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पेंडुलम है ना, पेंडुलम है और आपको उसके ऑसिलेशन का टाइम नोट करना है। ठीक है, आपको एक पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम नोट करना है, चलो ठीक है। अब अगर मान लीजिए जो हवा है, इन्वायरमेंट वो बिल्कुल शांत है, काम है, बिल्कुल कोई हवा नहीं चल रही, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान लीजिए हवा चल रही है, तो आप अब वो हवा है, जो एयर पार्टिकल्स है वो इससे क्या होंगे, टकराएंगे, और इसके जो ऑसिलेशन में मतलब इसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो टाइम होगा पेंडुलम का वो अलग आएगा, ऑसिलेशन ऑफ सॉरी टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, कम या ज्यादा आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या किसकी वजह से था, एक्सटर्नल काज की वजह से। मतलब आपको सब ठीक था, आप माप भी सही रहे थे, आपने जो क्लॉक ले रही थी वो भी ठीक थी, सब कुछ ठीक थी, लेकिन बाहर से इन्वायरमेंटल कंडीशन की बाहर से आवाज चली है, अब उसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल काज। ठीक भाई, तो ये थे सिस्टमेटिक एरर। एक बच गया लिस्ट काउंट एरर। देखो लिस्ट काउंट एरर क्या होता है, देखिए जैसे कि ये स्केल है भाई, ये स्केल है,
इस स्केल का में लिस्ट काउंट का क्या मतलब होता है? लिस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा मेजरिंग कितनी हो सकती है, मतलब सबसे छोटे छोटे, जैसे स्केल है मेट्रिक स्केल है, तो आप सबको पता है कि स्केल का यूज क्या होता है, लेंथ मापने के लिए किया जाता है। अब इसका जैसे हम माप भी रहे थे, जैसे इस मार्कर की लेंथ मापनी है, इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ मापनी है, तो हम क्या यूज करेंगे? स्केल यूज करेंगे। अब इस स्केल में देखें बेटा, मान लीजिए आपने देखा भी होगा जो आप यूज करते हो, जैसे एक प्लास्टिक का स्केल आता है 15 सेंटीमीटर, है ना, तो उसमें छोटी छोटी वैल्यू आप क्या माप सकते हो? उसमें छोटी छोटी वैल्यू आप 0.1 सेंटीमीटर माप सकते हो, है ना। आपने देखा होगा कि एक 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 ऐसे मार्क होते हैं, है ना, और उनकी एक मार्क की लेंथ कितनी होती है? ये जो मार्क होगा वो कितना होगा बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग व्हिच कैन बी टेकन, है ना, जो सबसे छोटी रीडिंग ली जा सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिस्ट काउंट। तो इस स्केल का लिस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। अब 0.1 सेंटीमीटर तक की लेंथ आप इससे माप सकते हो, है ना। ओके, अब देखो मान लीजिए भाई, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होगा, लिस्ट काउंट एरर का मतलब क्या होगा? यहाँ पर देखो, मान लीजिए इस स्केल की लेंथ आपको मापनी है, ये जो स्केल है इसकी लेंथ आपको मापनी है, चलो मापते हैं। तो आपने इसको यहाँ पर 0 पे सटाया और ऊपर देखा, तो भाई इसकी जो मेजरिंग वैल्यू आ रही है वो 1.2 और 1.3 के बीच में आ रही है ना। ये 1.2 और 1.3 के बीच में आ रही है। जो इसकी देखो, आपने 0 पे लगाया, नीचे इसको 0 पे लगाया और ऊपर आपने देखा तो ये 1.2 और 1.3 के बीच में आ रही है। जो ऊपरी रीडिंग है इसकी वो कितनी है? 1.2 और 1.3 के बीच में। अब आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 1.2 एंड 1.3 के बीच में तो कोई भी मार्क नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप ये कर सकते हो बेटा, अगर वो आपका जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी जो ये पिक पॉइंट है ना, ये अगर 1.2 के ज्यादा नजदीक है तो आप उसको क्या बोलेंगे? 1.2। अगर ये 1.3 से ज्यादा नजदीक है तो आप उसको क्या बोलेंगे? 1.3। तो अब इसमें देखो, इस 1.2 एंड 1.3 के बीच में हम कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज। हमको एक्यूरेट नहीं पता कि ये 1.2 है, ये 1.3 है। तो हमने बाई एस्टिमेशन, अगर ये 1.2 के नजदीक लग रहा है तो 1.2 ले लेंगे, 1.3 के नजदीक लग रहा है तो 1.3 ले लेंगे। तो इस केस में क्या होता है? लिस्ट काउंट एरर आ जाएगा। मतलब अगर आपने लेंथ बोल दी 1.2, है ना, तो और दूसरे ने बोल दी 1.3, तो इसमें एरर कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। ये लिस्ट काउंट एरर भी एक इंस्ट्रूमेंटल एरर ही कहा जा सकता है। ये हर इंस्ट्रूमेंट में होता है ना। हर इंस्ट्रूमेंट मतलब भाई हर स्केल की, हर बैलेंस की कुछ ना कुछ तो होगी, है ना, कुछ ना कुछ तो होगी ना, जिससे छोटी वो नहीं माप सकता। अब उनके बीच में अगर मेजरिंग वैल्यू है तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। जैसे इसमें हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी की लेंथ आ रही है 1.2 और 2 के बीच में, 1.9 और 2 के बीच में किसी की लेंथ आ रही है, तो वो क्या करेगा भाई? वो देखेगा इसका जो पीक पॉइंट है वो 2 के ज्यादा नजदीक है या 1.9 के ज्यादा नजदीक है। अगर उसको लगेगा कि ये 1.9 के ज्यादा नजदीक है तो क्या बोल देगा? इसकी रीडिंग कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है? 1.9 सेंटीमीटर। अगर 2 से ज्यादा नजदीक है तो उसको क्या बोल देगा? 2 सेंटीमीटर, है ना, वो इसको क्या बोल देगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक भाई। तो इस केस में जो मैक्सिमम लिस्ट काउंट एरर है वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। इस स्केल का जो लिस्ट काउंट कितना है? 0.1, उसको हम क्या बोलेंगे? लिस्ट काउंट एरर। ठीक है। तो ये थे जो 4-5 आपने पढ़े हैं, ये सिस्टमेटिक एरर मतलब इनके कारण पता है आपको। ठीक है। तो अगला है बेटा आपका रैंडम एरर। देखो रैंडम एरर का मतलब क्या है? रैंडम के मतलब नाम से समझ जाओ, रैंडम का मतलब हमें इसका कुछ नहीं पता ये किस वजह से आ रहा है। रैंडम एरर मतलब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि एरर कहां से अराइज हुआ है, और ये जो एरर होगा ये कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा, है ना। इसमें ये भी नहीं कि सेम डायरेक्शन होगा। रैंडम एरर कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी नेगेटिव भी आ सकता है। तो रैंडम एरर को चांस एरर भी बोल सकते हैं। रैंडम एरर को क्या बोल सकते हैं? चांस एरर। रैंडम एरर को चांस एरर इसलिए बोलते हैं कि इसका कुछ अंदाजा नहीं कि कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो उसको बोलते हैं रैंडम एरर।
देखो सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में ज्यादा फर्क नहीं है। ये फर्क इतना है कि सिस्टमेटिक एरर का हमें पता है कि इसका कारण क्या हो सकता है, और कारण पता है तो हम उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितना हो सकता है। भाई हमें पता है कि ये इंस्ट्रूमेंटल जो कोई एरर हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुआ है, तो हमें कारण पता है तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर सकते हैं और दोबारा रीडिंग लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें कारण ही नहीं पता तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे, है ना। तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब, और ये एरर होगा, अब इंस्ट्रूमेंट एरर है, देखो बात सुनो, इंस्ट्रूमेंट एरर है। अब सिंपल सी बात है, जैसे ये स्केल नीचे से घिस गया है, ये स्केल नीचे से घिस गया है, तो सिंपल सी बात है जब इसको यहां पर लगाएंगे तो ये हमेशा क्या होगा बेटा, बड़ी वैल्यू देगा, मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। लेकिन रैंडम एरर में क्या होता है, कभी जो मेजरमेंट है वो पॉजिटिव हो सकते हैं, कभी क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। रैंडम एरर में पॉजिटिव आ सकते हैं, नेगेटिव आ सकते हैं, ठीक। तो सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर सकते हैं। ग्रोस एरर क्या होता है, देखो ग्रोस एरर क्या होते हैं। ग्रोस एरर का मतलब ये होता है कि ये जो एरर है ये आपकी केयरलेसनेस की वजह से, मतलब आपकी लापरवाही की वजह से, है ना। या तो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान ही और कहीं पे है ना। तो आप अगर मान लीजिए रीडिंग आई 0.54, ये रीडिंग है 0.54 रीडिंग आई और आपका ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल केयरलेस हो आप, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख दिया, मान लीजिए आपने 0.54 को 0.45 लिख दिया, है ना। 0.54 को 0.45 लिख दिया, ठीक है। तो ये एरर क्या हुआ, ग्रोस एरर, ठीक है। इसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, रैंडम, ये सारी गलती क्या आपकी केयरलेस थी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रोस एरर, ठीक। तो भाई ये एरर थे अपने सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रोस एरर। तो सिस्टमेटिक एरर क्या थे, सिस्टमेटिक मतलब एक ढंग से है ना, आपको कारणों का पता है, आप उसको कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, ये सब है। रैंडम एरर में कुछ पता है नहीं आपको कहां से क्या हो रहा है, कभी ज्यादा आ सकता है, कभी कम आ सकता है। तो रैंडम एरर को कम कैसे करें, देखो रैंडम एरर को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है बेटा, रैंडम एरर को आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लो, है ना। जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे उतना ही, जैसे मान लीजिए आपको इसकी लेंथ मापनी, तो इसकी लेंथ मापने क्या करें, आप 15-20 रीडिंग ले लो और उनका मीन निकाल लो, है ना। तो उस वजह से जो वैल्यू आएगी उसको हम थोड़ा ट्रू वैल्यू के नजदीक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रोस एरर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भैया अपना एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ठीक। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, ये इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बेटा एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, देखो बस सुनो, आपने कोई रीडिंग ली तो उसकी, मान लीजिए आपने 5 रीडिंग ली, ठीक है, 5 रीडिंग ली और उसके 5 रीडिंग में अगर पूछे जाए कि एरर क्या होगा, तो ट्रू वैल्यू में और इंडिविजुअल मेजरमेंट में जो डिफरेंस होता है ना, उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू में और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो एक चीज करते हैं, तो मान लीजिए आपने ऑब्जर्व किया, मान लीजिए इसकी लेंथ को ऑब्जर्व किया, इस मार्कर की लेंथ को ऑब्जर्व किया और आपकी रीडिंग आई A1, A2, A3, A4 और A5, ठीक, सॉरी A, ठीक। मान लीजिए आपने बेटा n टाइम्स रीडिंग ली तो आपकी मेजर्ड वैल्यू क्या आई, A1, A2, A3, A4 और AF, n टाइम्स ली, ठीक। तो अब आप क्या करोगे भाई, अब आपके पास आपको ट्रू वैल्यू चाहिए, है ना, ट्रू वैल्यू। तो आप क्या करोगे, इसका मीन ले लो, तो इसका जो मीन आएगा, मीन वो क्या होगा, मीन होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, ठीक है, बाई n, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज और मीन। तो जो आपकी रीडिंग्स है, जैसे मान लीजिए n रीडिंग्स है, तो इनका जो एवरेज होगा, इनका जो मीन होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, ए मीन, या फिर इनका मीन। और इसके मीन को एक अलग तरीके से लिखा जा सकता है भाई, इतना बड़ा ना लिखकर एक सिग्मा की फॉर्म में, सिग्मा
ये होता है सिग्मा, सिग्मा ए आई, और आई गोज फ्रॉम 1 to 3, ठीक है, और अपॉन में एन, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, है ना, इतना बड़ा ना लिखकर आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या देगा बेटा आपको, जो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, जो सारी वैल्यूज है उनका क्या देगा, मीन देगा, है ना, मीन। और इसी मीन को ही हम क्या बोलेंगे, इस मीन को ही हम क्या बोलेंगे कि बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, इस मीन को क्या बोलेंगे, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, इसी को हम मान लेंगे कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसकी क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू भाई और तो कुछ नहीं, देखो कोई गोड तो बता के जाएगा नहीं हमें, है ना, कि गोड आया और उसने बताया कि ये इसकी ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू तो वुमेन्स बीइंग या वुमेन्स बीइंग ही तो मापेंगे बेटा, और जो आदमी मापेगा वो तो गलती कर सकता है, तो उसको गलती को क्या किया आपने, क्या किया हमने, बहुत बार रीडिंग ली और उनका मीन निकाल लिया, और जो मीन आएगा उसको हम बोल देंगे ये क्या है, ट्रू वैल्यू है ना, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ट्रू वैल्यू या बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका ए मीन, ठीक है। अब देखो मान लीजिए भाई ए मीन, ठीक है, अब ए मीन से क्या मतलब है कि अब ये जो रीडिंग थी आपने एन रीडिंग ली, अगर पहले रीडिंग में देखें तो पहले रीडिंग की जो फर्स्ट रीडिंग थी आपकी, जो फर्स्ट रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग है वो क्या आपकी A1, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग है बेटा आपकी A1, और आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो क्या ले लिए, ए मीन, ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या ले लिए, ए मीन। अब इस फर्स्ट रीडिंग में कितना एरर है, फर्स्ट रीडिंग में कितना एरर है वो कैसे निकालोगे आप, A1 माइनस ए मीन, है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका एरर इन फर्स्ट रीडिंग, एरर इन फर्स्ट रीडिंग। तो एरर इन फर्स्ट रीडिंग क्या आएगा, A1 माइनस ए मीन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर, इस चीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, एब्सोल्यूट एरर इन द रीडिंग 1। जो आपकी जो पहली रीडिंग थी उसमें जो एरर है उसको क्या, एब्सोल्यूट एरर, उसको कैसे निकालेंगे, A1 माइनस ए मीन, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, A1 माइनस A1। जो आपका जो सेकंड था A2 उसको कैसे लिख देंगे बेटा, इसको A2 माइनस ए मीन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग। इसी प्रकार an क्या हो जाएगा भाई, an माइनस ए मीन, ठीक। अब देखो एक बात और देखो भाई, इसको A1 माइनस ए मीन, A2 माइनस ए मीन, an माइनस ए मीन, है ना। ए मीन क्या है, एवरेज, जितने आपने रीडिंग ली है उनका मीन है, उनका एवरेज है, और उसी को हम आप क्या मान रहे हैं, ट्रू या बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। और तो हमारे पास कोई चारा है नहीं भाई, इसकी लेंथ मापनी है तो इसकी लेंथ आ रही कभी इसकी 15.1 सेंटीमीटर आई, 15.2 सेंटीमीटर आई, 15.4 सेंटीमीटर आई, 14.9 सेंटीमीटर ऐसी कुछ आई, और उनका मीन लिया तो लगभग 15 सेंटीमीटर आएगी, 15 सेंटीमीटर आई तो हमने उसको क्या बोल दिया भाई, वही है हमारी ट्रू वैल्यू है, वो हमारी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। अब उसमें देखो, अब हम इस रीडिंग में जब आपने पहले रीडिंग ली थी, ठीक है, वो पहली रीडिंग आपकी मीन वैल्यू से कितनी दूर थी, तो कितनी दूर थी उसको हम क्या बोल देंगे, एरर, ठीक है। अब ये एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस मार्कर की लेंथ को मेजर किया तो आपकी एक रीडिंग आई 14.8 सेंटीमीटर, ठीक भाई, दूसरी रीडिंग आई 14.9 सेंटीमीटर, ठीक भाई, सेकंड रीडिंग आई आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, थर्ड रीडिंग फोर्थ रीडिंग आई आपकी 15.1 सेंटीमीटर, और एक आई आपकी 15.2 सेंटीमीटर। आपने 5 रीडिंग ली बेटा, 5 रीडिंग ली आपने, 5 रीडिंग ली, 14.8 आई, फिर 14.9 आई, एक बार 15 आई, एक बार 15.1 आई, एक बार 15.2 आई, ठीक है। ये सिंपलिसिटी के लिए मैंने एक थोड़ी स्पेस में ले ली, कंजुगेटिव ले ली, वैसे कुछ भी आ सकती है, ठीक है। अब अगर देखो आपकी 5 रीडिंग होगी, A1 A2 A3 A4 A5, 5 रीडिंग ले ली बेटा आपने, ठीक है। अब इन 5 रीडिंग का अगर मीन करें तो मीन क्या आएगा भाई, इनका जो मीन आएगा वो कैसे आएगा, 14.8 प्लस 14.9 प्लस 15 प्लस 15.1 प्लस 15.2 अपॉन में 5, ठीक, ये होगा मीन। और ये मीन क्या है, आप इसको मेजर करोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 15, तो ए मीन क्या आएगा 15, मतलब हमने उसकी मान ली जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है 15 है,
ट्रू वैल्यू क्या है 15। तो ये होगा बेटा ए मीन आपका। ठीक, अब जो आपकी जो पहली रीडिंग थी, देखो बेटा पहली रीडिंग क्या थी 14.8। अब उस 14.8 में कितना एरर है भाई, ट्रू वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर और पहली वैल्यू क्या है 14.8। ये कितनी दूर है इससे 0.2 सेंटीमीटर दूर है। तो ये जो 0.2 सेंटीमीटर ये क्या है, एरर इन A1 या एब्सोल्यूट एरर ऑफ A1, एब्सोल्यूट एरर ऑफ A1। ठीक है, अब देखो अगर देखें तो डेल A1 आएगा आपका 14.8 माइनस 15 एंड दैट विल बी माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें जब एरर की बात करें तो हम इसको क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे। मोड मतलब जस्ट मैग्नीट्यूड, नोट पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या होगा सिर्फ क्या होगा। तो ये क्या था बेटा आपका एब्सोल्यूट एरर। तो ये एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग। ओके,